नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से कंसेक्टिव एम्बुशेस लगाए जा रहे हैं। एक और घात लगाया गया है जिसमें 6 इजरायली फौजियों के मरने की इतला सामने आ रही है। फ्राइडे को बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, फिर सैटरडे को बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, आज संडे को भी फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसमें 6 इजरायली फौजी जो मारे गए हैं। और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने यह कहा है कि जैसे जैसे इजराइल अपना एग्रेशन एक्सपैंड कर रहा है, जमीनी फौज को आगे भेज रहा है, तो जो है वो इजरायली फौज की हलाकतें बढ़ती चली जा रही हैं। और इसी दरमियान एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायली फौज ने जो फीमेल सोल्जर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट को बढ़ा दिया है। बड़े हाईएस्ट नंबर्स के साथ जो फीमेल सोल्जर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ाई गई है, उनको गजा के अंदर भेजा जा रहा है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि फौज की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, इसलिए अब फीमेल को बड़ी तादाद के अंदर भर्ती करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और ईरान ने जो एक समझ ले के बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, एक तारीखी ऑपरेशन किया है, सरकारी सतह के ऊपर ईरान की जानिब से बताया गया है कि वो क्या चीजें वहां से लेकर आए हैं, उससे क्या उनको हासिल होने जा रहा है। और जो इजरायली इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो कैसे काम कर रहे हैं, ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने वो इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। सरकारी सतह के ऊपर ये बताया गया है। तो मजीद क्या वो चीजें, और उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत जल्द वो रिलीज करने जा रहे हैं। जो दुनिया में इस वक्त तजस्सुस बढ़ गया है और दुनिया इंतजार कर रही है कि कब ये डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे सामने आए, कि इजराइल के हवाले से वो कह रहे हैं कि ऐसे राज जो आज तक कोई नहीं जानता वो हम दुनिया के सामने लाने वाले हैं। और इसी दरमियान नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की जंग बहुत एस्केलेट हो गई है और रशिया के हमले शदीद तर हैं। जब से इस जंग का आगाज हुआ है ये वो टाइम है कि रशिया सबसे बड़े हमले कर रहा है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि इससे भी अगला फेज आने वाला है। रशिया ने जो रिस्पॉन्स शुरू किया है, जो पिछले 48 घंटों में इतना शदीद था कि समझे कि पूरा यूक्रेन जो है वो धमाकों से गूंज उठा और समझा गया कि अब ये रिस्पॉन्स, बस यही रिस्पॉन्स होगा, इससे ज्यादा और रशिया कितने हमले करेगा। तो बताया जा रहा है कि वो तो सिर्फ आगाज था, असल जो हमले हैं वो तो रशिया अब करने जा रहा है। पिछले जो 48 घंटों में हमले हुए हैं वो आपके सामने शायद वीडियोस गुजरी हों बहुत सारे लोगों के सामने, वो इंतहाई खौफनाक थे, वो तबाहकुन थे यूक्रेन के लिए और कोलैप्स हो रहा है यूक्रेन तेजी के साथ। लेकिन रशिया इससे भी नेक्स्ट लेवल की जो एयर कैपेबिलिटीज है उनका मुजाहरा करने जा रहा है। इसी दरमियान मैक्रोन ग्रीनलैंड का दौरा करने जा रहे हैं। जब से ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो ग्रीनलैंड को लेगा, पहला ये दौरा है जो किसी यूरोपियन बड़े लीडर का होने जा रहा है। इनफैक्ट ये इस सतह का पहला दौरा है ओवरऑल जो ग्रीनलैंड का होने जा रहा है, जिसमें डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर उनके साथ होंगी। और ये बहुत बड़ा धचका है अमेरिका के लिए और ये उस बात का सबूत है जो हम पिछले कई महीनों से बात कर रहे हैं, जब से अमेरिका और यूरोप का फटा पड़ा है कि यूरोप इंडिपेंडेंटली जो है वो अब सामने आएगा। और उसके सबूत आप देखिए, जापान के साथ यूरोपीय यूनियन जो है वो सिक्योरिटी अलायंस बना रही है, कनाडा के साथ 150 बिलियन यूरोस की डिफेंस डील की गई है, अब वो ग्रीनलैंड जा रहे हैं। तो और साथ बर्तानिया जो है वो आर्कटिक के अंदर, जिसके बारे में हमेशा हमने बात की है कि असल अगली लड़ाई आर्कटिक के अंदर छेड़ने जा रही है, क्योंकि जंगें जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर छेड़ी जाती हैं। तो असल जो रिसोर्सेज छुपे हुए हैं वो आर्कटिक के अंदर है। आर्कटिक वो एरिया है जहां पर बर्फ जमी है पिछले कई 100 सालों से, हजारों सालों से। आप यूं कह लीजिए कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में इस इलाके को एक्सप्लोर नहीं किया गया, जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जहां पर ऑयल है, जहां पर गैस है और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर हैं। तो आर्कटिक के अंदर बर्तानिया ने अपनी तरफ से फौजें डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं। उसको भी अमेरिका ही संभाल रहा था, जैसे बाकी रीजन्स में अमेरिका था, यूरोप पीछे खड़ा था, लेकिन अब यूरोप हर जगह पर अपनी प्रेजेंस जो है वो शो कर रहा है। और अलबत्ता यूरोप ने अभी तक जो अपनी जंगें छेड़ने वाली पॉलिसी है वो नहीं बदली है, लेकिन अमेरिका से वो इंडिपेंडेंटली जो है वो आगे बढ़ रहा है। और ये इस सदी का सबसे बड़ा एक और फिनोमेना होने जा रहा है, चाइना का राइज और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका का अलग हो जाना, दो बड़े फिनोमेना हैं। ईरान से नाज़रीन आगाज करते हैं और ईरान ने सरकारी सतह पर अब चीजें वो सामने लेकर आए हैं कि क्या हासिल किया है, क्या वो करने जा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि उनके हाथ खजाना लग गया है, ये बाकायदा उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हमारे हाथ जो है वो खजाना लग गया है। और बड़ी एक अजीब सी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ जो मालूमात लगी हैं इससे हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ने जा रही हैं। अब ये बहुत ही ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हमारी होती है जो आप अटैक में पहल करते हैं, यानी एक होता है डिफेंसिव, एक होता है ऑफेंसिव। तो ऑफेंसिव के लिए आप एयरफोर्स बढ़ाते हैं, अपने मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, ये सारे ऑफेंसिव वेपन्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हम लेकर आए इससे हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के अंदर इजाफा हुआ है। तो रीजनल जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक पूरा खजाना है जो वो ऐसी चीजें जो आज तक इजराइल के बारे में कोई नहीं जान सका। मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं जो सरकारी सतह के बराबर उन्होंने कह दिया और कहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी दुनिया के सामने लाने जा रहे हैं वेरी सून, विद इन डेज ये हो सकता है। और इससे तजस्सुस और बढ़ गया है कि ईरान वो डॉक्यूमेंट्स दुनिया के सामने लाने जा रहा है, नॉट ऑल
लेकिन कुछ ना कुछ लाने जा रहा है। रिगार्डिंग द इजरायली प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त चल रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक, यानी सीरिया में वो क्या कर रहे हैं, लेबनान में वो क्या कर रहे हैं, इराक में क्या कर रहे हैं, हो सकता है गल्फ कंट्रीज के अंदर वो क्या कर रहे हैं, ये भी चीजें सामने आए। इजिप्ट और जॉर्डन में क्या कर रहे हैं, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो उनकी मदद कर रही हैं। तो जो इजरायली प्रोजेक्ट्स हैं वो इंफॉर्मेशन उनके हाथ आ गई। एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनहैंस आर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज से मुताल्लिक। और डेफिनेटली ईरान जो है वो ये एविडेंस रखने जा रहा है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है और उसको प्रेशराइज किया जाए, जो सारी दुनिया जानती है लेकिन आंखें चुराती है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस हैज ऑब्टेन्ड अ ट्रेजर, एक खजाना हमारे हाथ लग गया है, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल इंफॉर्मेशन। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक जो है ना वो बहुत सबसे ऊपर वाली सतह होती है कि आपको कोई स्ट्रेटेजिक बढ़तरी जो है वो हासिल हो गई है। तो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन भी उनके हाथ लग गई है, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन भी हाथ लग गई है, जो डिफरेंट उनके ऑपरेशन जारी हैं, और टैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी। यानी स्ट्रेटेजिक तो होता है ना लॉन्ग टर्म, और टैक्टिकल बहुत, जो टैक्टिकल होता है वो आप इसको कहते हैं कि कोई लंबी, जिसमें कोई सबकत या बर्तरी नहीं होती, बस कोई थोड़े से टाइम की। व्हाट हैपेंड इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंट इवेंट एंड इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू मेयरली ऑब्टेनिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की तारीख का एक बहुत बड़ा इवेंट है, और इसको महज इस अंदाज में ना देखिए कि हम वहां पर गए हैं कि डॉक्यूमेंट्स उठाकर लाएं। यानी एक तरफ तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि अंदर घुसकर डॉक्यूमेंट्स ले आए, एक तरफ तो ये है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो कह रहे हैं असल चीज वो है कि एक तरफ ये भी बहुत बड़ी हमारा कारनामा है कि हम डॉक्यूमेंट्स उठाकर लाए हैं, ये ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज, लेकिन जौन से डॉक्यूमेंट्स हम लेकर आए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की फिर अपनी अहमियत है। What we obtained is a truly and highly important intelligence treasure, strategically, operationally, and practically. We obtained complete nuclear documents and documents concerning Israel relation with Western countries and the United States. इसराइल के न्यूक्लियर उसके हवाले से हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए। कुछ देर पहले ईरान की तरफ से सरकारी सौदा के ऊपर अनाउंस कर दिया गया है। और अगली बात आप देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन, मतलब क्या उनकी सपोर्ट आ रही है, कहां से असला सप्लाई हो रहा है, कौन सी इंटेलिजेंस क्या मदद कर रही है, अमेरिका जो मीडिएटर बना फिरता है वो क्या यहां पर कर रहा है, और इजराइल की कैसे सपोर्ट, कौन सा असला किस रूट से, ये भी तो खबरें चलती रहती है ना कि मिडिल ईस्ट की ही बेसिस से कार्गो प्लेन्स है वो उड़ते हैं और इजराइल लैंड होते हैं, यहां से असला सप्लाई हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये तमाम देखिए वेस्टर्न गवर्नमेंट तनकीद कर रही है, जेनोसाइड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ गई है कि कौन सा मुल्क कैसे अंदर से सपोर्ट कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। अभी अब देखिए फ्रांस में जो पोर्ट्स के ऊपर वाकयात हुए कि यहां से असला जा रहा है, तो उसके बाद वहां पर पहुंच गए लोग और उन्होंने असला नहीं जाने दिया, और फिर आर्म्ड फोर्सेस को कहना पड़ा कि कोई असला अब यहां से नहीं जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल किया है एज इंपॉर्टेंट एज द डॉक्यूमेंट देमसेल्व्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे जाकर वो किया। और वो कह रहे हैं कि अभी हम वो मेथड दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, बट वी विल रिवील द डॉक्यूमेंट सून, और वो डॉक्यूमेंट्स हम सामने लाने वाले हैं। तो देखते हैं। और इजराइल को तो जाहिर बात है कि वो सकते में है और इसके हवाले से कोई वो अग्रेशन भी कर सकता है ईरान के ऊपर। अच्छा, इसी दरमियान फलस्तीनी रेजिस्टेंस के कंजक्टिव जो हमले हैं वो जारी हैं। अभी उन्होंने एक टनल के अंदर एक घात लगाया है और बताया जा रहा है कि क्लैशेस इस वक्त शदीद तर लेवल के ऊपर हो रहे हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड, वी ब्लू अप अ टनल शाफ्ट इन एन इजरायली इन्फेंट्री फोर्स of 6 soldiers near the Islamic University south east of the Khan Yunis। फिर ये बताया जा रहा है कि clashes between the resistance and the occupation forces east of Khan Yunis in the southern Gaza Strip ये जारी हैं, और हेलीकॉप्टर जो है वो देखे गए हैं इजरायली फौजियों को वहां से ट्रांसपोर्ट करते हुए। खान यूनिस के अंदर वो कह रहे हैं कि क्लैशेस जारी हैं, और जो टनल का उन्होंने घात लगाया वो भी खान यूनिस के एक एरिया के अंदर लगाया है, तो हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर लैंड होते हुए देखे गए हैं। इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो फीमेल सोल्जर्स हैं अब इजराइल ज्यादा से ज्यादा उनको आगे जंग के अंदर भेज रहा है। इससे पहले बुनियादी तौर पर तो मेल सोल्जर्स ही होते हैं, लेकिन अब फीमेल सोल्जर्स को आगे जंग के अंदर भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि फौज की शदीद कमी हो गई है। इजराइल इज नाउ पुशिंग मोर वुमेन टू फ्रंट लाइंस टू हेल्प सॉल्व द शॉर्टेजेस ऑफ सोल्जर्स। इजरायली मीडिया जो परसेंटेज बताई गई है बड़ी गैर मामूली परसेंटेज है, और इजराइल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी परसेंटेज है। 21% फीमेल सोल्जर जा रही हैं, ह्यूज नंबर्स। तो इसका मतलब कितनी उनको शॉर्टेज है कि जो फीमेल सोल्जर्स हैं अब उनको वो जंग में उतारना पड़ गई। मेल सोल्जर्स वहां पर हजारों की तादाद में उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं और अब फीमेल को वो भेज रहे हैं। तो इजराइल इन तमाम नाकामियों को एयरफोर्स के जरिए कवर कर रहा है, जमीनी तौर पर उसको शिकस्त हुई है, और इसको वो कैसे कवर कर रहा है? एड ना देकर, एड सेंटर्स में फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चलाकर और एयरफोर्स के जरिए
ना खत्म होने वाली मुसलसल बमबारी करके, रोजाना जो है वो दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद करके ये हैबत जो है वो रोजाना तारी की जाती है। असल में उसकी हालत ये है। और हमास ने कहा है कि इजराइल जो जमीनी एग्रेशन एक्सपैंड कर रहा है, इसके नतीजे में क्या हुआ है, उसकी हलाकतें बढ़ गई हैं। इसलिए हम पिछले 2-3 दिनों से गैर मामूली हलाकतें देख रहे हैं। द ऑक्यूपेशन मिलिट्री एस्केलेशन इज एक्सरबेटिंग इट्स लॉसेस एंड पुशिंग इट्स प्रिजनर्स इनटू द अननोन। ये सिर्फ क्या कर रहा है, इनके जो फौजी हैं उनकी हलाकतों के अंदर इसने इजाफा किया। और ये बात सुनिए, द एब्सोल्यूट विक्ट्री दैट नेतन्याहू स्पीक्स ऑफ, ये जो रोज सुबह शाम ये एब्सोल्यूट विक्ट्री जब वो बात करता रहता है, इट इज नथिंग बट एन इल्यूजन टू मिसलीड हिज ऑडियंस। ये एक धोखे, इल्यूजन के सिवा कुछ भी नहीं, ये बस एक इल्यूजन है जो वो बार बार बात कर रहा है। और इजराइल के अंदर से एक बयान देखिए, दिस इज लॉन्ग एंड एंडलेस वॉर मस्ट एंड इमीडिएटली। यार गुलाम, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। अच्छा, अल जजीरा की जानिब से एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अल जजीरा ने आज एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें उन्होंने तमाम फैक्टर्स को एनालाइज किया है कि ये जंग अभी तक रुक क्यों नहीं रही है। ये इजराइल की तारीख की भी सबसे लंबी तरीन जंग है और इजरायली आर्मी इस अंदाज में बनाई भी नहीं गई। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक शॉर्ट वॉर के हवाले से बनाई गई है कि ताकतवर तरीन एयरफोर्स जो खौफनाक बमबारी करेगी और फिर जमीनी फौज बड़े नंबर्स के अंदर दाखिल होगी और फिर विद इन डेज वो अपने गोल्स अचीव करेगी। गजा में भी यही किया गया था, खौफनाक तरीन बमबारी, लाखों की या टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फौजी जब वो दाखिल किए गए, तो फौज इसी तरह से बनाई गई है। लेकिन इजराइल की तारीख की लंबी तरीन जंग ये अभी तक रुक क्यों नहीं रही है, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये जंग रोकेगा और आगे क्या होने जा रहा है। तो अल जजीरा की बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट है मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए। वो कह रहे हैं कि व्हाई वुड नेतन्याहू वांट द वॉर, नेतन्याहू क्यों इस जंग को जारी रखे हुए है, विच इज इजराइल्स लॉन्गेस्ट सिंस 1948 से ये सबसे लंबी तरीन जंग है, एंड इज कॉजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस टू कंटिन्यू। और इस जंग को जारी रखने में एक बहुत बड़ा नुकसान इकोनॉमिक क्राइसिस भी है जो साथ साथ पैदा हो रहा है। पिछली वीडियो में जो यतजाक ब्रिक की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, उसमें भी उसने यही बात की कि इकोनॉमिक जो अनअफोर्डेबिलिटी है वो बहुत जल्द सामने आने वाली है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी साथ साथ पैदा हो रहा है। इसके बावजूद नेतन्याहू जो जंग क्यों जारी रखे हुए, द वॉर प्रोवाइड्स अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम नेतन्याहूज ओन प्रॉब्लम। बड़ी देखें संजीदा रिपोर्ट है। क्यों नेतन्याहू इसको जारी रखे हुए, क्योंकि ये जो जंग है, ये जो नेतन्याहू के प्रॉब्लम्स हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करती है। और वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं? दो मेन टास्क है नेतन्याहू के। एक ये है कि टू प्रोलॉन्ग द वॉर अलाउइंग हिम टू यूज एज एक्सक्यूज टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी। पहला मेन मकसद यह है कि जंग को जारी रखा जाए ताकि वो इसको एक एक्सक्यूज के तौर पर पेश कर सके अपनी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। और अकाउंटेबिलिटी क्या है? उसके करप्शन ट्रायल है और अक्टूबर 7 है उसमें जो फेलियर हुआ है। द सेकंड इज द प्रिवेंट ऑफ ब्रेकअप ऑफ हिज गवर्नमेंट। दूसरा यह कि उसकी गवर्नमेंट को वो गिरने से बचा सके, while somehow setting himself up for another successful election। और इसको तब तक जारी रखे कि अगला जो इलेक्शन है वो जीत सके। अगर आज जंग रुकती है तो फिर उससे उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, उससे बाकी चीजें पूछी जाएंगी और वो एक हार चुका है ना, नेतन्याहू हार चुका है, तो उसका अंजाम जेल और उसके बाद मजीद सजा होगी। तो इसको जारी रखना है, गवर्नमेंट भी कायम रहे, अकाउंटेबिलिटी भी ना हो और अगला इलेक्शन वो जीत कर आ जाए। और वो कह रहा है कि अगर जंग रुकती है तो वेल डॉक्यूमेंटेड लीगल ट्रबल्स, ही इज बीइंग ट्राइड फॉर करप्शन। जो ही जंग रुकेगी तो उसके ऊपर तो बड़े सीरियस करप्शन चार्जेस हैं और उसमें वो गिर जाएगा। और इसके साथ क्या होगा? इजरायली सोसाइटी विल होल्ड नेतन्याहू अकाउंटेबल फॉर सिक्योरिटी शॉर्टकमिंग्स दैट लेड टू अक्टूबर 7। और साथ ही इजरायली सोसाइटी जो है वो नेतन्याहू को अकाउंटेबल ठहराएगी कि अक्टूबर 7 जो हुआ इसकी वजह से हुआ। ये पिछले कई महीनों से ये वहां पर ये मसला जारी है और उसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ये नहीं करवाने दे रहा। तो जंग रुकेगी तो फिर ये भी होगा और साथ करप्शन ट्रायल है जो कि बिल्कुल वो साबित हो जाएगा इसने वहां पर ऐसे करप्शन किए। ही इज अफ्रेड वंस इट्स डन eyes will rightfully turn to him। जो ही जंग रुकेगी तो सारी तवज्जो इसकी तरफ आ जाएगी, सारा फोकस इसकी तरफ हो जाएगा। ओवर करप्शन एंड द फेलियर ऑफ अक्टूबर 7, इसकी करप्शन के ऊपर और फेलियर ऑफ अक्टूबर 7 के ऊपर। और ये दो मेन उसके, इसके अंदर एक डीपर गोल भी है। अब वो इलेक्शन तक जाना है और इलेक्शन जीतना भी है, तो कैसे जीतना है? तो डीपर गोल क्या है? और फिर ज़ायनिज़्म का जो एजेंडा है वो भी तो पूरा करना है। तो वो है कि एथनिक क्लींजिंग करना फलस्तीनियों की। द डीपर गोल ये इस सब के अंदर छुपा हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने गजा को हंग्रीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ डिक्लेयर कर दिया है और यहां पर जो तमाम फलस्तीनी हैं, 2 मिलियन प्लस जो पैलेस्टीनियंस, तमाम के तमाम एट द रिस्क ऑफ हंगर है। ये कितनी बड़ी बात है कि 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं, तमाम के तमाम फलस्तीनी एट द रिस्क ऑफ हंगर आ चुके हैं और हंग्रीएस्ट प्लेस जो है वो इसको करार दे दिया गया है। इफ ही इज द वन हु एथनिकली क्लींस गाजा, ही बिकम्स द हीरो। जो एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स हैं, अगर ये यहां पर फलस्तीनियों को डिस्प्लेस कर देता है
एथनिकली क्लींस कर देता है, तो फिर ये अपने सेटलर्स के सामने जब हीरो बन जाएगा और इसको लगता है कि इस तरह से इलेक्शन जीत जाएगा। नेतन्याहू हैज नो इंटेंशन ऑफ एंडिंग द वॉर। नेतन्याहू का कोई इरादा नहीं है जंग बंदी का। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इट डज नॉट मैटर व्हाट हमास ऑफर्स, यानी निगोशिएशन टेबल के ऊपर हमास ये भी कह चुकी है कि वो हथियार इस तरह से डालने के लिए तैयार है कि सिक्योरिटी गारंटीज दी जाए और एक नई गवर्नमेंट कायम कर दी जाए। हमें मसला नहीं है, हम तो एक फलस्तीनियों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और फलस्तीनी रियासत के लिए लड़ रहे हैं। तो हमास ये बार बार यही कहते हैं कि हमास को हराएंगे, हमास को हराएंगे। भाई हमास तो हथियार डालने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो इट डज नॉट मैटर कि व्हाट हमास ऑफर्स, उसका मकसद ये है कि इलेक्शन तक जब जंग जारी रखना। इसलिए बार बार इजराइल से ये बात हो रही है कि ये पॉलिटिकल वॉर है, ये पॉलिटिकल वॉर है, क्योंकि ये तो अगर एथनिकली क्लींस कर दिया जाता है और फिलिस्तीन डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो ये कौन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन सा यहां पर अमन होने वाला है, उसके बाद तो पता नहीं, इससे भी बड़ी जंग छिड़ जाएगी। तो ये एक एंडलेस वॉर होगी जब तक इजराइल कोलैप्स नहीं हो जाता। तो ये कोई रास्ता तो नहीं है ना, यानी ये प्योरली एक पॉलिटिकल वॉर है, इलेक्शन तक इसको ड्रैग करना और फिर अपने एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स के सामने हीरो बन जाना कि इस तरह से इलेक्शन, ये एक इल्यूजन के सिवा कुछ भी नहीं है। दिस वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू अंटिल नेतन्याहू इज फोर्स्ड टू स्टॉप इट। ये तब तक जारी रहेगी जब तक नेतन्याहू का कोई पट्टा नहीं डालता और इसका कान पकड़कर और इसको रोकता नहीं है। एंड दैट कैन ओनली कम फ्रॉम ट्रंप, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप कर सकता है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाकी दुनिया क्या कर सकती है कि वो अमेरिका को प्रेशराइज कर सकती है। एक तो यह ना कि इजराइल के अंदर से कोई ऐसी तहरीक उठे जो इसको उठाकर बाहर फेंके, नहीं तो फिर सिर्फ अमेरिका इस जंग को रोक सकता है। और मिसाल के तौर पर वो गल्फ के प्रेशर के अंदर आ जाए, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के प्रेशर के अंदर आ जाए, वो यूरोप के प्रेशर के अंदर आ जाए। अगर यूरोप इस स्टेज के ऊपर चला जाए कि वो दो टोक बात करना शुरू हो जाए, तो ये दुनिया का प्रेशर है जो ट्रंप के ऊपर अगर असरअंदाज हो सकता है, या इधर से अंदर से कोई उठा के इसको बाहर फेंके, या ट्रंप है। और इजरायली मीडिया जो वायनेट टॉप ऑफ द मीडिया वो लिख रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर में पुश द यूनाइटेड स्टेट टू फोर्स इजराइल टू स्टॉप द वॉर इन गाजा स्ट्रिप। इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया देख रही है कि इसमें कोई हल भी तो नहीं है, इसमें कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है, मतलब फलस्तीनियों को डिस्प्लेसमेंट कोई सोल्यूशन है, तो शायद आने वाले महीनों में ट्रंप को जो है वो प्रेशराइज किया जा सके। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसी दरमियान राब्ते भी हो रहे हैं। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर की मार्को रूबियो के साथ बात हुई है और फिर फ्रांस के सदर ने उसके बाद अमीर कतर को कॉल किया, तो ये आपस में कुछ ना कुछ यहां पर बातचीत भी जारी है। अच्छा, इसी दरमियान आप देखिए कि यूरोप कैसे प्रेशराइज हो सकता है। जो नए पोप हैं उन्होंने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान जारी किया है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप के साथ एक सुनामी टकराने जा रहा है। जरा बयान देखिएगा, इसकी बहुत अहमियत है। पूरा यूरोप ये रीशेप कर सकता है ये वाला मसला। पोप लियो क्रिटिसाइज राइज ऑफ नेशनलिज्म, अर्जेस ओपन बॉर्डर्स एंड यूनिटी। देखिए पूरे कुर्रा अर्ज पर एक ही खिता है जहां पर ओपन बॉर्डर्स हैं, यानी यूरोप। यानी देखें मिडिल ईस्ट है, सारे अरब्स हैं, एक ही कौम है, हिस्ट्री एक है, रिलीजन एक है, ओपन बॉर्डर्स नहीं कर सकते। ऐसी दुश्मनियां, ऐसे मसाइल, जनूबी एशिया में आ जाइए, नहीं ओपन बॉर्डर कर सकते, ऐसे मसाइल, अफ्रीका। तो देखिए दुनिया को उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल में उलझा के रखा, जंगे, ये वो, दुश्मनियां, असलहा खरीदेंगे ये, और हर मसले में इनको बुलाते रहेंगे। लेकिन यूरोप ओपन, ठीक है, वहां पर उन्होंने उसी चीज को, जो देखें अच्छी चीज तो यही है कि आप एक जमीन है जहां पर कोई जाकर आबाद होना चाहे, तो यूरोप में ओपन बॉर्डर। अब क्या हो रहा है यूरोप के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज है। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म दोबारा से आ रहा है, यानी इटालियंस कह रहे हैं कि हम तो इटालियंस हैं, और जैसे बरतानिया ब्रेक्जिट हो गया, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर एंटी इमिग्रेशन और अपनी कौमियत परस्ती जो है वो बढ़ रही है यूरोप के अंदर। और इससे जो फार राइट पार्टीज हैं वही कौमियत परस्त है ना, वही नेशनलिस्ट पार्टीज हैं। फार राइट पार्टीज वो खड़ी हो रही हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिसको ट्रंप भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भी तो कौमियत परस्ती है ना, ये एंटी इमिग्रेशन और वो सारा इसलिए किया जा रहा है। तो पोप लियो कह रहे हैं कि ये नेशनलिज्म खतरा है, और ये नहीं, इसको क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं। तो ये नेशनलिज्म बढ़ क्यों रहा है, फार राइट पार्टीज क्यों तगड़ी हो रही है? जो इकोनॉमी लॉस के अंदर जाएगी, जो यहां से इमिग्रेशन मजीद होगी और पहले वाला मसला हल नहीं होगा, फार राइट पार्टीज और ज्यादा पॉपुलर होंगी। और फिर उधर से देखें, अब अमेरिका पूरी तरह से यूरोप के अंदर ये रिजीम चेंजेस चाहता है कि फार राइट पार्टीज वहां पर आए, लेफ्ट को नहीं, वो फार राइट पार्टीज को लाना चाहता है। यानी उधर से अमेरिका पूरी तरह से यूरोप में ये तब्दीली चाहता है, पहली बार आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। और दूसरी तरफ ये जमीनी हकायक है जो इसको फेवर कर रहे हैं, नेशनलिज्म बढ़ रहा है, तो इससे तो पूरा यूरोप बदल जाएगा ना भाई। बरतानिया निकल गया ना यूरोपीय यूनियन से, तो बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं, और ये फार राइट पार्टीज अगर इक्तिदार में आ जाती हैं, ये एंटी इमिग्रेंट्स हैं, और ये एंटी यूक्रेन वॉर भी हैं, ये एंटी नेटो भी हैं, बहुत सारी चीजें, तो पूरा यूरोप बदल सकता है। तो अगर ये यहां पर मजीद जंगे जारी रखते हैं तो इमिग्रेशन भी होगी और इनकी इकोनॉमी भी, उसको भी नुकसान पहुंचेगा, तो इससे फार राइट पार्टीज और ऊपर आएंगी। तो ये एक यूरोप को सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है।
अच्छा, अगली बात सुनिए, मैक्रोन जो है वो ग्रीनलैंड जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा वाकया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर ट्रंप, जब से उसने ओपन लिखा है मैक्रोन टू विजिट ग्रीनलैंड बैकिंग यूरोपियन सुवरेनिटी। बहुत ही गैर मामूली शो ऑफ यूरोपियन यूनिटी अमिड यूएस प्रेशर टू कंट्रोल आर्कटिक टेरिटरी। अमेरिका कह रहा है कि हम लेंगे और फ्रांस के सदर जा रहे हैं टू शो यूरोपियन यूनिटी। और आगे वो लिखते हैं, और अगली बात यह है कि वो पहले हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने जा रहे हैं और इतनी बड़ी पावर के सरबराह जो दौरा करने जा रहे हैं ग्रीनलैंड का। ट्रंप ने जब से दावा किया ये पहले हुक्मरान है जो दौरा करने जा रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि जो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी दावत के ऊपर ये जा रहे हैं, और साथ डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी होंगी। और वहां पर जो 3 लीडर्स हैं विल फोकस ऑन आर्कटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ये तो बस खानापुरी हो गई, एनर्जी ट्रांजिशन एंड द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन और ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या बात करेंगे? रेयर अर्थ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज और आर्कटिक, ये सारा डिस्कस किया जाएगा। एम्स टू बोल्स्टर यूरोपियन सोवरेनिटी एंड डीपन टाइज विद ग्रीनलैंड in what observers see as a subtle but firm European response to the recent US pressure over strategic Arctic territory। ये यूरोपियन रिस्पॉन्स है ये दौरा ट्रंप को, a strategic Arctic visit, यानी ये ट्रंप को ये जवाब है इस दौरे के साथ। तो ये ग्रेट गेम शुरू हो गई है यूरोप और अमेरिका के दरमियान, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हो रहा है। तो 2 बड़े फिनोमेना इस सेंचुरी के, चाइना का राइज सबसे बड़ा फिनोमेना है, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं दूसरा सबसे बड़ा फिनोमेना जो वर्ल्ड ऑर्डर को तेजी से तब्दील करेगा वो है कि अमेरिका की अपनी पॉलिसी और यूरोप की अपनी पॉलिसी। देखिए यूरोप, अमेरिका का इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड लेना, लेकिन ये तो यूरोप के खिलाफ है, ठीक है ना। अमेरिका कह रहा है कि हम उसको लेंगे कनाडा को, ये तो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ है। तो टकरा रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो यहां पर टकरा रहे हैं। इनमें एक ग्रेट गेम जो है वो शुरू हो चुका है। कभी भी यूरोप ग्रीनलैंड नहीं देने जा रहा है। देखिए अब यूरोप को अपनी सिक्योरिटी करनी है तो उनको भी टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको भी वो जदीद एडवांस वेपन्स बनाने हैं और साथ बाकी टेक्नोलॉजी के अंदर भी उनको आगे जाना, तो उनको भी रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए ना। और फिर एक और बड़ा वाकया हुआ है कि चाइना ने यूरोपीय यूनियन के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स खोल दिए हैं, बर्तानिया के लिए नहीं, यूरोपीय यूनियन के लिए। और ये भी सारा यूरोपीय यूनियन है ना, यूरोपीय यूनियन की कनाडा से डील हुई है, यूरोपीय यूनियन की डील हुई है जापान से, होने जा रही है, और यूरोपीय यूनियन के लिए चाइना ने भी थोड़े से रेयर अर्थ मिनरल्स है वो यहां पर खोल दिया। तो एक ग्रेट गेम है जो यहां पर जारी है। और यहां भी जो ट्रंप की एरोगेंस है उसने बेड़ा गर्क किया। जैसे यूक्रेन में उसकी एरोगेंस जंग नहीं रुकवा सकी ना, तो यहां भी उसकी एरोगेंस है। अब देखिए फ्रांस की कंपनी को लाइसेंस मिल गया, ये लाइसेंस अमेरिका को भी मिल सकता था। जैसे अमेरिका मुख्तलिफ जाता है, मुख्तलिफ मुल्कों में माइनिंग करता है, तो यहां भी ग्रीनलैंड में भी उसको लाइसेंस मिल सकता था। लेकिन जैसे वो एरोगेंस के साथ आया ना, उसने कहा कि हम तो ग्रीनलैंड ले लेंगे चाहे हमें मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल करना पड़ी, और ह्यूमिलिएटिंग अंदाज के अंदर कि ये तो बस हम अभी ऐसे बस हम लेने जा रहे हैं। इस चीज ने यूरोपियंस को थ्रेटन कर दिया। वो कहना रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या था, वो तो अमेरिका वहां से जाकर ले सकता था। कंपनी जैसे माइनिंग का लाइसेंस लेती हैं, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट की जाती है, अच्छा सा डिनर व्हाइट हाउस में दिया जाता। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन यहां भी ट्रंप की एरोगेंस जो है वो उसने एक और फेल्ड पॉलिसी, ग्रीनलैंड भी अमेरिका के हाथ से गया जो कभी उसके हाथ में था ही नहीं, ठीक है ना। तो एक और फेल्ड पॉलिसी यहां पर हुई है। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन जो रशिया है, जंग बहुत एस्केलेट करने जा रही है। मैं 3 हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। अ फुल रशियन रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड विद इन डेज एंड विल लाइकली इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ एयर कैपेबिलिटीज। पिछले 48 घंटों के अंदर अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो ये सबसे बड़े हमले थे, लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक्स थी जो रशिया ने की हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अ फुल रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड, इससे भी कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स रशिया करने जा रहा है। अनदर डिवास्टेटिंग अटैक फ्रॉम मॉस्को ऑन यूक्रेन दैट विल बी मैसिव, ब्रूटल एंड रिलेंटलेस। और ट्रंप ने कहा कि ये तो ज़ेलेंस्की का कसूर है, रशिया ने जो करना करे। इंटेंसिफाइंग बाय स्ट्राइकिंग यूक्रेनियन टारगेट्स सच एज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब आप देखिए ना कि उस दिन हमने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया था कि पुतिन ने जो यूक्रेनी गवर्नमेंट है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, तो अब उनका रिस्पॉन्स भी बदलेगा। तो अब वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी हिट करने जा रहे हैं, जो आज से पहले उन्होंने हिट नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे हैं ये गवर्नमेंट है ही नहीं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ट्रेन के ऊपर हमले हुए आगे पीछे। तो ये बहुत एस्केलेट होने जा रही है। और अब नेटो और अब देखे ना कि अगर यूक्रेन उनके हाथ से तेजी से निकल रहा है तो फिर नेटो को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फौजें भेजेंगे। तो देखें ये एक ऐसी जंग है जिसमें कांस्टेंट न्यूक्लियर जंग का खतरा बरकरार है, कॉन्स्टेंटली। ये 2022 के अंदर भी बहुत एस्केलेशन हो गई थी जिसमें चाइना ने इंटरवीन किया और न्यूक्लियर जंग रोकी। ये 2022 की एस्केलेशन ऑन रिकॉर्ड है। तो हमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, खासकर पिछले महीनों से, कि एक कांस्टेंट न्यूक्लियर का खतरा बरकरार है। जो ही यहां से आगे एस्केलेशन होगी तो रशिया और नेटो की जो बरह रास्त जंग है उसका खतरा है। और रशिया भी ये बार बार बात कर चुका है, नेटो भी कर चुका है, जर्मनी से भी बात हो रही है, बर्तानिया से भी हो रही है, यूरोप से भी हो रही है। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रुका करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।